नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी कैफ़े। मैं अश्विनी कुमार। आज के मेहमान सुमित सर, पुण्येंदु जी, मयंक सर और विचित सर, आप सभी का स्वागत है। कुछ ही देर में हमारे विदेश एक्सपर्ट गजाली जी भी आने वाले हैं, थोड़ी देर में भी आ जाएंगे। आज की चर्चा हम लोग ईरान और इजराइल पे ही करने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों देश इस समय पूरे विश्व के मीडिया में छाए हुए हैं। कोई ऐसा देश, कोई ऐसा मीडिया नहीं है जो इजराइल और ईरान के समय बात नहीं कर रहा हो, क्योंकि दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है। और युद्ध ऐसा एक विषय है जिस पे सबकी नज़र ना चाहते हुए भी चली जाती है, क्योंकि वो टीआरपी भी देता है, वो मानवता का एंगल भी है एक है, और उसके बहाने जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है पूरे विश्व भर की, वो जुड़ी हुई है। इससे पता चल जाता है कौन देश किसके पीछे खड़ा है, कौन देश किसको सपोर्ट कर रहा है, और कौन चाहता युद्ध हो, कौन चाहता युद्ध ना हो। तो ईरान और इजराइल जो है, ईरान के पीछे माना जा रहा था, पहले कहते थे कि ईरान के पीछे जो खाड़ी देश के जो मुस्लिम देश हैं वो समर्थन करते थे, वो गुट था उनका, जो मुस्लिम के नाम होने पर समर्थन करते थे। आज जो उनके सर्वोच्च नेता हैं, वो आज जुम्मे की नमाज पे बाहर भी, मतलब पहली बार उनका सामना हुआ, वो मीडिया के सामने एक कैमरे पे आए। उन्होंने कहा है कि देश जो विश्व भर के मुसलमान हैं उनको एक साथ आना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। अब वो एकजुटता क्यों चाहिए उनको, पहले तो नहीं चाहिए थी, अब क्यों चाहिए? क्या इजराइल के खिलाफ लड़ाई के लिए चाहिए, या इजराइल जो उनको नापसंद है, जो धार्मिक आधार पर नापसंद है, क्या उसके लिए चाहिए? इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आप बात करने वाले थे। तो आइए गजाली जी, पहले आपसे शुरुआत करना। आइए, आपका इंतजार हो रहा है। आइए, जल्दी आइए। गजाली जी आइए, पूरा प्रोग्राम आपके लिए रुका हुआ था। हाँ। अरे आ जाइए ना। अच्छा हाँ, पीछे से आइए, पीछे। कैमरे का सम्मान करिए। आइए, ये मोहम्मद गजाली हैं, पश्चिम एशिया के मामलों के जानकार हैं, लंबे समय तक वहाँ रहे हैं, Exactly. इसराइल में पढ़ के आए हैं वहाँ से, और बड़े अपने आप में हम सब के बीच में गजाली एक ऐसी वॉइस है जो उस क्षेत्र को, उस मिडल ईस्ट को बहुत अच्छे से समझता है, जिसको आप मिडल ईस्ट कह लीजिए, वेस्ट एशिया कह लीजिए, जैसे भी आपको कहना चाहिए, जिस भी दिशा में आप खड़े हो। अच्छा, जिस भी दिशा में आप खड़े हो। मोहम्मद गजाली, दो चीज़ें, माइक दो ना इनको यार, मैं अपना माइक नहीं छोड़ूंगा आज। तुम छोड़ते ही नहीं हो माइक, मतलब अब मैं भी, तुम बैठे रहो लेके। नहीं, हम अभी हम सवाल पूछ के छोड़ देंगे, हम सवाल पूछ के छोड़ देंगे। मैं ये चाह रहा हूँ कि दो चीज़ें समझाइए दर्शकों को, जो भी इस अपनी प्रोग्राम को देखेंगे। बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, आज हम चाहते हैं और ज़्यादा लोग देखें कि क्या कहा खamenei साहब ने। जो भाषण वहाँ तकरीर दी गई आज फ्राइडे को, नमाज की, जुम्मे की थी, नसरल्ला साहब को याद भी किया गया, तो क्या कहा और उसका टोन एंड टनल क्या था, मकसद क्या था? जी देखिए, आज तो सबसे बड़ी चीज़ जो पहले ही कई सालों से, मतलब आयतुल्लाह खामनेई जो हैं वो जुमा की नमाज या फ्राइडे के प्रेयर्स जो हैं वो नहीं पढ़ाते आ रहे थे। लास्ट टाइम आए थे वो करीब, मुझे लगता है 5 साल पहले, जब वो कासिम 4 साल पहले जी, जब कासिम सुलेमानी को मार गिराया गया था। तो आज का उनका जो बेसिक, जिसको हम लोग उर्दू में खुतबा कहते हैं, अच्छा, तो उस खुतबे में वो जनरली, उसका खुतबे का मतलब क्या है? खुतबा जो है उर्दू के शब्द से आता है, विचित्र से ज़्यादा बताएंगे, खिताब से, मतलब आप जब किसी को एड्रेस कर रहे हैं तो भाषण देना या खुतबा, तो उसमें एक तो मेन कंसर्न उनका ये था कि उनके भाषण के 2 हिस्से हैं। एक में वो अरबी में बात कर रहे हैं, और अरबी में इसलिए बात कर रहे हैं कि वो अरब वर्ल्ड को एड्रेस करना चाहते हैं। और इसके पीछे का बैकग्राउंड ये भी है कि अभी कल परसों ही जो ईरान के जो राष्ट्रपति हैं वो कतर गए हुए थे, एशिया डेवलपमेंट एक समिट है उसमें, और वहाँ पर भी ईरान के राष्ट्रपति जो हैं बाकी अरब देशों को उन्होंने ये कहा है कि आप इजराइल के इस जंजाल से दूर ही रहिए। और आज के खुतबे में खामनेई साहब ने कह दिया कि मुस्लिम वर्ल्ड जो है उसको साथ आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब मैसेज ये जा रहा है कि, और सऊदी के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनसे भी ईरान के राष्ट्रपति जब मिले थे, तो वहाँ से भी एक बयान ये आया मीडिया में कि शायद सऊदी के जो फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि अब हम ईरान के साथ किसी तरह का लफड़ा, मसला या कोई तलखियत नहीं चाहते हैं, कोई हमारे रिश्ते अच्छे हों। तो एक तरह से आज के खुतबे से एक मैसेज तो वो अरब वर्ल्ड को दे रहे हैं कि अब मौका है कि आप साथ आइए, और साथ नहीं है, सब एक हों। सब एक होने का मतलब 2 है, ये नहीं कि आप सब लोग मिल के हमला करें, लेकिन हमले में मदद ना करें। और उसका इंडिकेशन जो है ख़ास करके सऊदी, यूएई और जॉर्डन को है। सऊदी, यूएई इस वजह से, जैसे हमने पिछले बार भी चर्चा की थी, कि बहुत पावरफुल देश हैं, और दोनों ईरान को झेल चुके हैं हूथीज़ के वजह से। दोनों के ही ऑयल फील्ड पे हूथियों ने हमला किया हुआ और सरदर्द बने हुए थे। बहुत बातचीत के बाद ही हूथी वहाँ पर ठंडे हुए हैं। तो सऊदी और यूएई को ये भी पता है, ये अभी तक ये चाह रहे थे कि ईरान
साफ शब्दों में कह दे या वेट कर रहा था, अब उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया उनके राष्ट्रपति ने कतर की मीटिंग में और आज खामनेई ने अपने खुतबे में कि भाई आप लोग या तो साथ रहें या दूर रहें, उनके साथ ना रहें और यूएस के चक्कर में ना पड़े। हालांकि आज आप दूसरा इंटरव्यू जब भारत के जो राजदूत हैं ईरान के उनका जब सुनेंगे तो वो बार बार कह रहे हैं कि हम बैक चैनल टॉक्स यूएस के साथ चल रही है, बैक चैनल टॉक्स यूएस के साथ चल रहा है, तो डिप्लोमेसी का एक पार्ट था। जी ये ईरान के राजदूत, जी जी ईरान के हाँ, दिल्ली में, बिल्कुल। दिल्ली में वो भी बार बार कह रहे हैं कि बैक चैनल बातचीत चल रही है और हमने हमले से पहले भी यूएस को बताया था, यूएस कहता है नहीं बताया था। ये तो बैक चैनल डिप्लोमेसी की बात है। लेकिन जहाँ तक खुतबे की बात है उसमें से दो बात बहुत साफ उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी बात है कि हसन नसरल्ला ईरानी नहीं थे, अरबी थे, और जब तक सीरिया में हिजबुल्लाह नहीं घुसा था तब तक वो एक अरब फेस की तरह देखे जाते थे, मुस्लिम फेस से ज़्यादा, कि मुसलमान तो ही लेकिन अरबी मुसलमान है। लेकिन जब सॉरी मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ, ये भी समझाना पड़ेगा आपको गजाली कि अरब मुस्लिम और मुस्लिम मुस्लिम इसमें क्या अंतर है। देखिए हम लोग तो यहाँ बैठ के देखते हैं, हमको सब मुस्लिम दिख रहे हैं, तो ये बड़ा रोज़ हम लोग पढ़ रहे हैं इस तरह की चीज़ें। अगर आप इसको समझा पाएँ तो और अच्छा रहेगा। जी देखिए, अरब मुस्लिम और नॉर्मल मुस्लिम में फ़र्क ये है, अब थोड़ा सा रिलीजियस कोनोटेशन में मैं बता देता हूँ कि जाहिर सी बात है कि अमृतसर में जो सरदार बैठा है वो या सिख बैठे हैं वो अपने आप को ज़्यादा सिख मानते भी हैं या दूसरे उनको ज़्यादा सिख समझेंगे, और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटेन में जो बैठे हैं उनको आप कन्वर्टेड मानेंगे या अपने अपने उस केंद्र बिंदु से दूर होने की वजह से या जहाँ पर धर्म उत्पन्न हुआ है उसके वजह से उसके रिलेवेंस, उसकी महत्वता बढ़ जाती है। इस वजह से सऊदी अरब में जब इस्लाम फैला या वहाँ से शुरुआत हुई है तो उनके इन्फ्लुएंस में जो रीजन आए हैं और जहाँ जहाँ आप जो अब्राहमिक रिलीजन के जो भी प्रॉफिट रहे हैं उसी रीजन में वो ज़्यादा घूमे हैं जिनके एविडेंस रिलीजियस बुक्स में मिलते हैं। इस वजह से वहाँ पर के लोगों में या दूसरे लोग जो उनको, जैसे आप देखेंगे तो आपको ज़रूर लगेगा कि ये जो हैं ओरिजिनल मुसलमान हैं, ये कन्वर्टेड मुसलमान हैं, लेकिन उसी रिलीजियस डॉक्ट्रिन में ये साफ साफ कही हुई बात है कि आप रीजन वाइज जो है किसी को प्रेफरेंस किसी के ऊपर ना दें। ये बात भी डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन वो बात सही है कि क्योंकि इस्लाम वहाँ से उत्पन्न हुआ है, वहाँ से शुरुआत हुई है, तो अरब रीजन जो है उसको लेके बहुत अपने आप में फ़ख्र भी महसूस करता है। लेकिन अब यहाँ फ़र्क शुरू होता है ईरान, टर्की और इजिप्ट के बारे में। मैं बता दूँ कि ऑटोमन एम्पायर जो बहुत बड़ा मुसलमान ही की अगर बात कर लें तो वो तुर्की का पूरा साम्राज्य तो टर्की के मुस्लिम्स ने किया और अरबियों ने उनके खिलाफ बगावत की अंग्रेज़ों के साथ मिलकर। ये सारा पैलेस्टाइन का मसला वहीं से शुरू हुआ कि उनको जब सपोर्ट दिया गया कि आपको हम इराक का राजा बना देंगे, एक बेटे को हम लेबनान दे देंगे और सीरिया दे देंगे बेसिकली, तो उसके बाद ही अरबियों ने तुर्कियों के खिलाफ अंग्रेज़ों का साथ देके उनको मार भगाया और वो पूरा इलाका गया। तो एक वो प्रेफरेंस वाली बात है और अब इसी स्पेस को भरने की कोशिश हम नहीं कर रहे हैं कि आप उस मेंटालिटी में ना रहें। आप अगर आप अरब देश हैं तो फिर मज़हब की बात करते हैं तो मज़हब के साथ ही रहिए। तो ये एक मैसेज उनके देने का ये था। आज की तकरीर में फिर से मैं एक आध सवाल, क्योंकि मैं बड़ा अच्छा गजाली समझा रहे हैं, सबको समझ में भी आ रहा होगा और बहुत ही आसान तरीके से बता रहे हैं। तो खामनेई साहब ने जब कहा कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को एक साथ आ जाना चाहिए, मतलब हम सब मिलकर आप भले हमारे साथ ना हो पर हमारे दुश्मनों के साथ ना हो, है ना, अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ ना खड़े हों, जो कि सबसे बड़ा अंदेशा ऐसी बात का है कि सऊदी अरब, जॉर्डन, ये लोग कहीं ना कहीं इनकी जो चुप्पी है, इनकी जो खामोशी है कि ये मदद तो नहीं कर रहे हैं, ये हाँ, मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे और आप इसको समझा भी पाएंगे कि क्या इसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म में जो दो सेक्ट है, शिया सुन्नी, वो मसला भी है क्या? देखिए, मसला तो था, है भी, लेकिन अगर आप इसको दूसरे पहलू से भी देखें, मतलब मैं दूसरे जो हालात या वाक़यात हैं उनसे समझें कि हमास जो है वो सुन्नियों का है, सपोर्ट उसको लेबनान में हिजबुल्लाह दे रहा है या ईरान दे रहा है, तो वो हिजबुल्लाह ईरान शिया बोलते जाइए। जी 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 जी। तो हिजबुल्लाह जो है वो एक शिया ग्रुप है, हमास में ज़्यादातर लोग सुन्नी हैं और इन दोनों को सपोर्ट ईरान का मिल रहा है जो शिया है। इसी तरह सऊदी अरब से जिस इलाके की जंग चल रही है यमन में, यमन के जो हूथी ग्रुप हैं जिनको आतंकवादी कह रहे हैं वो भी शिया हैं और उसमें भी शिया का एक सेक्ट है उसके हैं। लेकिन ब्रॉडली शिया सुन्नी की अगर बात करें तो सऊदी और यूएई में सुन्नी बैठे हैं और ईरान में या हिजबुल्लाह जो ग्रुप है वो शिया है। लेकिन सपोर्ट इनका हर उस कॉज को रहता है जो सुन्नीस के लिए भी कॉमन हो।
जैसे के लिए भी कॉमन हो, तो फिलिस्तीन का मसला है। लेकिन यहीं पर वही शिया सुन्नी मसला बन जाता है जब मैं बार बार सीरिया की बात करता हूँ कि सीरिया में जितनी जगह बमबारी हुई जिसमें रशिया और सीरिया की मदद हिजबुल्लाह ने की है या ईरान ने की है, तो वहाँ पर वो जो सीरिया के मुसलमान हैं, जो हम पिछले बार चर्चा कर रहे थे कि बहुत लोग खुशी भी मना रहे हैं, वो सुन्नी थे जिनके ऊपर बमबारी हुई और उनको तब हसन नसरल्लाह और हिजबुल्लाह से उनकी नफ़रत बढ़ी कि अभी तक तो ये ठीक थे, अरबी थे, मुसलमान थे और फ़िलिस्तीन की बात कर रहे थे, लेकिन जब हमारा मसला आया तो ये रूस के साथ मिल गए। और इसी तरह जो सीरिया के राष्ट्रपति हैं बशर अल असद, वो अलावाइट मुस्लिम हैं, वो भी शिया सेक्ट का ही एक ये है। इस वजह से नसरल्लाह हो, हिजबुल्लाह संगठन हो या ईरान हो, उनकी मदद करता था और वहाँ पे सुन्नी जो है उससे चिढ़ गए। इसी क्रम में बता दूं कि इराक में जब सद्दाम हुसैन थे सुन्नी थे और वो जो है उनकी जो छवि थी यही थी कि एंटी शिया हैं। और जब अमेरिका ने हमला किया, सद्दाम हुसैन मारे गए, तो एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है जब यूएस ने वहाँ पर पावर किसको दिया जाए, राष्ट्रपति किसको बनाया जाए, और तो जिस अफसर को बिठाया था यूएस ने कि आप ये रिपोर्ट बना के दीजिए, उनको मिडिल ईस्ट का तो मतलब उनको जानकारी थी, ईरान की भी जानकारी थी, पाकिस्तान की भी थी, अफगानिस्तान की भी थी, लेकिन इस बदलते हुए परिप्रेक्ष्य को वो नहीं समझ सके और उन्होंने रिपोर्ट बना के भेज दिया कि यहाँ आप किसी शिया को बना दीजिए। क्योंकि सद्दाम के मरने के बाद जो है वहाँ पर शिया, उनको तो लगा कि अब सद्दाम हुसैन नहीं, और उसके बाद से वहाँ पर आईसिस का मसला शुरू हुआ। बगदाद में जैसे ही सद्दाम हुसैन हटे हैं उसके महीने 1.5 महीने बाद सुसाइड बॉम्ब शुरू हुए और अमेरिका चक्कर में आ गया कि जब हम मार गिरा चुके हैं सबको तो फिर सुसाइड बॉम्बर अब कहाँ से आए। और वो लोग थे जो इस बात से भी खफा थे, कुछ आईसिस के लोग ऐसे भी थे जो इस बात से खफा थे कि हम सद्दाम हुसैन को हटते हुए देखना चाहते हैं। मैं सुन्नी हूँ, सद्दाम की आर्मी में हूँ, उनसे खफा हूँ, वो मर गए, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अब कुछ स्टेबल होगा, तो आपने किसी शिया को बना दिया। तो वो सबसे मतलब विरोध में, और तो ये शिया सुन्नी वाला मसला, अब फिलिस्तीन का जो मसला है उसको शिया सुन्नी में हम इसलिए नहीं बांट सकते क्योंकि हमास कि हम जान रहे हैं कि हमास किस सेक्ट से हैं और ईरान और हिजबुल्लाह किस तरह से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब इसी का एक लार्जर मैसेज आज के खुतबे में वो देना चाह रहे हैं कि ईरान एक लौता मुल्क है जो सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहा है और सिर्फ जो है पैसे और दवा की सप्लाई नहीं कर रहा है, वो जो है किसी न किसी तरह, चाहे वो अपनी इमेज सुधारने के लिए कर रहा हो, प्रेशर में अटैक कर रहा हो, लेकिन आज तक इजराइल पे किसी ने इस तरह से हमला नहीं किया 1973 के बाद से। ओवर टू यू सर, मेरे सवाल जवाब खत्म हो गए। और नहीं बोलिए ना, आप कुछ बोल लीजिए। नहीं बहुत सारा चीज़ बोलने की इन्होंने बहुत बोला, उसमें बहुत सारा चीज़। एक आज रास्ते में आते हुए एक इंडिया टुडे ने इंटरव्यू किया था यूएस के बॉस्टन यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर का जी, उसमें बहुत सारी बातें कही गई थी और उसमें एक मेन बात था कि फिलिस्तीन कॉज के लिए पूरा मुस्लिम वर्ल्ड चुप है, सिर्फ ईरान बोला है। इससे बहुत बड़ा चीन रिएक्शन हो सकता है। अभी तक मुस्लिम वर्ल्ड का लीडरशिप मोर और लेस सऊदी अरेबिया के पास था, उसमें अब खतरा है कि वो रिजीम खास करके लोग का पता नहीं, अभी हो सकता है कि डेमोन्स्ट्रेशन होने लगे ईरान के सपोर्ट में, और इसी को बुनाने के लिए खमेनी साहब ने आज इस तरह की बात की कि अंडर करंट है सब देशों के अंदर लोगों के बीच कि इतना बड़ा घटना हो गया, इजराइल इतना बड़ा चीज़ कर रहा है और पूरा मुस्लिम वर्ल्ड चुप है। और उसमें ईरान ने लीडरशिप को हथिया के एक मैसेज देने की कोशिश की है, और हो सकता है कि आज के बाद या आज से पहले भी उनको वाइडर मुस्लिम कम्युनिटी का सपोर्ट मिले, जॉर्डन में भी मिले, यूएई में भी मिले, सऊदी अरेबिया में मिले। दूसरा चीज़ वो उन्होंने कहा क्या कि इजराइल को भी इस बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल को भी बहुत बड़ा मैसेज दिया गया है। 200 बैलिस्टिक मिसाइल छोड़े गए, उसमें से इजराइल ने मोस्टली को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन 10% उसके बेस में गिरा। तो इस इतने दूर से अगर ईरान ने ये शो कर दिया कि आप हमारे बियॉन्ड रीच नहीं हैं, आप तक हम पहुंच सकते हैं, उनका राष्ट्रपति कहना भी तो हाँ, तो इसके बाद से अगर कुछ फर्दर एस्केलेशन होता है तो वो बहुत अगली होगा। इसीलिए सब लगे हुए हैं कि किसी तरह से एस्केलेशन को रोका जाए। और उसी में ये मेरा पॉइंट है, इसके बाद जो होगा ये तो हम सुना। मेरा पॉइंट है कि पूरी दुनिया में वाइज हुआ है कि नहीं हुआ हमको पता नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में ग्रीड बढ़ी है। अब इससे मेरा मतलब है कि पूरी दुनिया का वेल्थ का किसी न किसी तरह से कनेक्शन मिडिल ईस्ट से है। ऑयल वेल्थ बहुत बड़ा है, वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडेड कम्युनिटी है दुनिया का।
और पूरे इकोनॉमी को ड्राइव करता है पूरी दुनिया का। शेयर मार्केट का रिएक्शन हम देख ही रहे हैं। कल इंडिया के शेयर मार्केट से 10 लाख करोड़ वाइप आउट हो गया, आज भी 5-6 लाख करोड़ चला गया। और इसमें पैसा किसका लगा हुआ? अमेरिका का हम रिपोर्ट देख रहे थे, वहाँ 60% जो हाउस होल्ड है सबका पैसा शेयर मार्केट में लगा हुआ है, लेकिन 92% उनका है जो वेल्दीएस्ट है वहाँ के। तो ये जो डैमेज हो रहा है ये बहुत अमीर लोगों के ग्रीड पे डैमेज है। इसीलिए ये लोग इन्फ्लुएंशियल आदमी कुछ ना कुछ करेंगे जिससे एस्केलेशन ना हो। तो वर्ल्ड जो ग्रीड, कलेक्टिव ग्रीड जो है पूरी दुनिया का, वो इंश्योर करेगा कि ये फर्दर एस्केलेट ना करे। और ईरान ने जो लीडरशिप ली है उससे पूरे मिडल ईस्ट में और मुस्लिम वर्ल्ड में बड़ा रीअलाइनमेंट पॉसिबिलिटी हो सकता है। इससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो ये मेरा हमको 2 पॉइंट बताना था इस पे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपने की कि रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस की आप कह रहे हैं मुस्लिम वर्ल्ड में। और अगर ऐसा होता है, क्योंकि अगर हम अपने लोग बात करें तो हमने ईरान इराक की लड़ाई देखी है ना, जो हम लोग बात कर रहे थे अपने सामने, पेट्रियाट स्कर्ट चल रही थी अमेरिका से, हम सब याद है वो सब किस्से, CNN पे पहली बार वॉर देखा टीवी पर। हाँ, तो उस वक्त में जब ईरान इराक एक दूसरे के खून के प्यासे थे, वही शिया सुन्नी का जो अब आप अच्छा समझा रहे थे। आज की डेट में दोनों एक हो रहे हैं, मतलब जिस तरह का भाव निकल कर आ रहे हैं। बड़ा अच्छा बात गजाली ने समझाई और शायद दर्शकों को समझ में भी आया होगा कि हमास जो कि सुन्नी संगठन है, उसके लिए आज खमैनी साहब जो कि शिया के नेता हैं सबसे बड़े, उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को जो हुआ था बिल्कुल ठीक किया था। उन्होंने उस जिसको दुनिया आतंकवादी हमला कह रही है, इजराइल कह रही है, अमेरिका कह रहा है, सब लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन खमैनी साहब ने कहा कि वो ठीक हुआ, जो किया गया था वो ठीक किया गया था, उसको जवाब देना ज़रूरी था। मेरा उसमें कहना, मतलब इतनी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, फिर विचित्र जी आपको, कि किसी भी हिंसा को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। बाकी सब ठीक है, मतलब आप एक दूसरे के देश पे कब्जा करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, उसमें अगर आप मासूमों की जान ले रहे हैं उस किसी भी कारण से किसी भी वजह से, उसमें दिक्कत है। उस पर लगा, और वो भी 1 या 2 मासूम नहीं, मतलब आप इनमास आप अंधाधुंध गोली चला रहे हैं, जो मर गया, जो जी गया। जब हो तब आप बम्बार्डिंग कर देते हैं, जब हो मिसाइल पे, मतलब आदमी का मर जाना जैसे कीट पतंगे का मर जाना है। मतलब हम और आप याद करिए, हम लोग इतने दिनों से कवर कर रहे हैं अपने चैनल पे, और हम बोलते हैं आज 40,000 हो गया आंकड़ा, आज 50,000 आंकड़ा हो गया। अरे तो ये मैथ्स थोड़ी है, गणित थोड़ी है, एक आदमी की जान की कीमत होती है, कितने परिवार। हिंदुस्तान में अगर हम लोग न्यूज रूम में बैठे हैं, किसी भी राज्य में एक खबर आ जाएगी 20 लोग मर गए, बीमारी से, बिजली से गिरने से, गोली से, जैसे भी, उससे बड़ी खबर नहीं होगी दिन में 20 लोग मर जाएं तो। और यहाँ हर घंटे एक बिल्डिंग गिर रहा है, गिरती है बिल्कुल, और हम सिर्फ विजुअल से आगे बढ़ जाते हैं। एक साल से चल रहा है, अभी 1-2 दिन जो काम पश्चिमी देश कर रहे हैं, अमेरिका हो गया, इजराइल हो गया, वो भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। वो भी अगर ऐसे ही मासूमों की जान ले रहे हैं या इस तरह के हथियार पैदा कर रहे हैं जिसके जरिए मासूमों की जान जा रही है और अपना उनकी जेबें भरी जा रही है, उनका ग्रीड बढ़ा जा रहा है, उनकी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है उस बहाने, तो वो भी काम ठीक नहीं है। उसकी भी उतनी कड़े शब्दों में आलोचना होनी चाहिए। बस विचित्र जी आपके पास आ रहा हूँ मैं, आप बोलना भी चाह रहे हैं, बहुत देर से आपके मन में कुछ है जो तुरंत निकलने वाला है, लेकिन 1 मिनट का लगाम लगाइएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि खमनाई साहब की बातों पर क्या मुस्लिम वर्ल्ड एक होगा? जो मेरी थोड़ी बहुत भी समझ है, जो भी थोड़ी बहुत है, 0.00000001%, मुझे मुश्किल लगता है। जो परिस्थितियां हैं मुझे मुश्किल लगता है। बस ये एक बात हम बोलना चाहेंगे, ईरान में ही थोड़ी डेमोक्रेसी है, बाकी सब जगह मोनार्की है। तो वो डिस्कनेक्ट हो सकता है रिजीम और लोगों के। रिजीम का रिएक्शन क्या होगा, लेकिन लोगों का कैसा रिएक्शन होगा हमको पता ही नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ। ये देखिए, सारा खेल जो सर ने कहा ग्रिड की बात, तो पैसे का है। और पैसे, जब शिया और सुन्नी की बात हो रही है, तो अकबर इलाहाबादी का एक शेर है कि मेरा ईमान मुझसे क्या पूछती हो मुन्नी, शिया के साथ शिया हूँ, सुन्नी के साथ सुन्नी। तो जहाँ पर जिसको अपनी सुविधा मिलेगी वो इस हिसाब से करेगा। इतिहास और टेक्निकल चीज़ें गजाली जी ने और मयंक जी ने, आप लोगों ने बात की। अब इसके नैतिक पहलू ये ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे इस संदर्भ में लगता है कि जिस तरह से लोगों की हत्या हो रही है, आप इसमें देखिए कि अभी तक इजराइल के लोग नहीं मर रहे हैं, ईरान के लोग नहीं मर रहे हैं। अभी आगे युद्ध बढ़ेगा और फिर वो मरेंगे या नहीं जानते, लेकिन ये युद्ध ऐसे लगता है जो कुछ चल रहा है कि वो निजी अहम के टकराव में लेबनान में आम लोग मारे जा रहे हैं। ये कुछ महाभारत की तरह हो गया है।
कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था, दिनकर ने उस पर बहुत अच्छी एक किताब लिखी थी, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में उन्होंने एक लिखा था कि चुकाना पार्थ वध का चाहता राधे था प्रण, द्रुपद भी चाहता गुरु द्रोण से निज वैर शोधन, शकुनी की चाह थी कैसे चुकाऊं ऋण पिता का, मिला दूं धूल में किस भांति कुरुकुल की पताका। द्रुपद चाहते थे कि द्रोण से उनको बदला लेना है, कर्ण का लक्ष्य था कि हमको अर्जुन को निपटाना है, दुर्योधन को राजगद्दी चाहिए थी, शकुनी उसकी बहन का जो अपमान हुआ था कि एक अंधे से जबरदस्ती शादी कर दी गई थी, उसका बदला लेने के लिए पूरे परिवार को समूल नष्ट करना चाहता था, पूरे खानदान को। वही स्थिति यहाँ पर सब अपने अपने उस अहम और वर्चस्व की लड़ाई में लगे हुए हैं, सबके अपने इंटरेस्ट हैं। वो ईरान के राष्ट्रपति जाकर के संयम और शांति की बात करते हैं और खमैनी साहब बोल रहे हैं कि दुनिया भर के मुस्लिम देशों से कि आप एक हो जाइए। किसके लिए एक हो जाइए? और अगर नेतृत्व की का ही सवाल है तो वह नेतृत्व जो खमैनी साहब वहाँ पर आज बता रहे हैं, इससे पहले उन्होंने इस एकजुटता के लिए जो लेबनान में जो लोग मारे जा रहे हैं उसके लिए क्यों नहीं किया? आप नसरल्ला के मारे जाने के बाद कह रहे हैं, ठीक है नसरल्ला आपके साथ थे इसलिए आपके लिए हम हो सकते हैं। इससे पहले सुलेमानी के लिए आपने यही बातें कही थी। 5 साल तक, जनवरी 2020 में आए थे, 4.5 पौने 5 साल तक तो आप नहीं आए। यदि हर मुसलमान की जान महत्वपूर्ण है तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि लेबनान में आज जिस तरह से लोग मारे जा रहे हैं, आम लोग मारे जा रहे हैं, और उस दर्द को अप्रैल में भी ईरान ने मिसाइल दागा था। जी हाँ, फर्जी वाला नहीं बाबा, मयंक जी मैं ये कह रहा हूँ कि लेबनान में जिस तरह से लोग मारे जा रहे हैं और लेबनान के गाजा में भी, और लेबनान के राजदूत ने एनडीटीवी से ही बातचीत में जो कहा है कि हमें शांति चाहिए, वो शांति की बात कर रहा है। जो मर रहा है वो शांति की बात कर रहा है, लेकिन आप ईरान में बैठ करके कह रहे हैं कि नहीं नहीं शांति की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे जो मर रहा है उसके बारे में सोचो। वीरता की बातें कहने सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, जो लड़ाई लड़ता है, जो भोगता है, उसके लिए वो बुरी स्थिति होती है। तो इसीलिए ये, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि ये नैतिक, मैं सॉरी काटूंगा आपको। हाँ। 7 अक्टूबर के बाद जो फिलिस्तीन की शिकायत है, जो इजराइल की शिकायत है, यही तो है कि भाई जब 7 अक्टूबर को हमारे हमला हुआ, 8 अक्टूबर को लेबनान से हिजबुल्लाह ने उनके इलाकों पर हमला किया। इसीलिए हम 1 साल तक इंतज़ार करते रहे, 10-11 महीने इंतज़ार करते रहे, और अब जाके हम बदला ले रहे हैं। तब लेबनान ने कोई बयान नहीं दिया, तब लेबनान ने अपनी ज़मीन का इस्तेमाल हिजबुल्लाह को कर नहीं दिया, और आज उसका हर्ष क्या हुआ कि नसरुल्लाह साहब को मार गिराया इजराइल ने। मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि लेबनान की कहानी ये भी है इनडायरेक्टली आप जस्टिफाई कर रहे हैं। लेबनान में कैथोलिक्स भी हैं, लेबनान में इसका जो लॉजिक देता है ना लेबनान, आज हम जब लेबनीज उनके राजदूत से बात कर रहे थे तो हम लोग जानते हैं कि 8 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने रॉकेट मारा, बिल्कुल हाँ, लेकिन जिस इलाके में रॉकेट मारा वो भी गोलान हाइट टाइप जो है डिस्प्यूटेड एरिया, हाँ। तो वो कहते हैं कि हमने अपने ही एरिया में रॉकेट मारा है, तो हम हिजबुल्लाह को क्यों रोके जब वो अपने ही एरिया में मार रहे हैं। और जिस इलाके में रॉकेट मारा था उसमें सिविलियन नहीं थे, वो आर्मी का कुछ इंस्टॉलेशन था, फौजियों का कुछ होगा। बाद में हालांकि उसी इलाके में 12 बच्चे भी मरे हैं 1-1.5 महीने पहले जब उन्होंने मारा था गोलान हाइट्स और शिबा फार्म्स के पास। लेकिन जब इजराइल ये कहता है ना कि 8 अक्टूबर से या 7 अक्टूबर से देखिए इतिहास को, तो जो बाकी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है वो कहता और पीछे चलते हैं। बिल्कुल सारा मामला नहीं, बात सही है, ये उनका कहना भी सही है। फिलिस्तीन में जो कुछ हुआ है, जो आज पिछले कई वर्षों से लगातार चल रहा है, लेकिन अब सवाल तो यही है कि अगर इस तरह से आप चेन जोड़ते जाएंगे तब तो एक अंतहीन सिलसिला है, इसका तब तो कोई अंत नहीं है। मेरा लेबनान की सरकार से कोई ये नहीं है, सिंपैथी नहीं है। मेरी सहानुभूति वहाँ के लोगों से है, या फिलिस्तीन में भी जो लोग मारे गए उनसे है। हमारी सहानुभूति उनसे भी थी जो 7 अक्टूबर को इजराइल में मारे गए। जो भी कोई निर्दोष व्यक्ति मरता है तो उसके प्रति तो सहानुभूति होनी ही चाहिए। यह एक वाक्य में सीधी, मैंने अगर आप 21वीं सदी में और सभ्य समाज बना रहे हो तो ये होना चाहिए। ये इसलिए नहीं हो रहा है कि सब लोग, अब आप देखिए कि जो शुरू में ही मैंने कहा कि इजराइल, ये ईरान के सर्वोच्च धर्मगुरु, वो
एक माने क्रांति की बात कर रहे हैं और राष्ट्रपति संयम की बात कर रहे हैं, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं और उसी हिसाब से आगे भी चलेंगे। हमें नहीं लगता कि जो सुमित जी कह रहे थे उस बात से हम भी सहमत हैं कि मुस्लिम देश खमैनी साहब के कहने पर एक हो जाएंगे। वो अपने अपने अपना विकास देखेंगे, अपना हित देखेंगे। मेरा काउंटर है सुना है ना, शिया सुन्नी शिया के साथ, तो वो इसी में उसका जवाब है कि यूएई और सऊदी अरेबिया ये इनका पूरा व्यापार चलता है, पूरी दुनिया से इनके पास रेवेन्यू आता है। और ये अगर ऐसे लोगों के साथ लामबंद हो जाएंगे जो कहीं ना कहीं बैकवर्ड हैं, पीछे हैं, उनके मुकाबले बहुत पीछे हैं। अगर आप उनका जीडीपी देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त अंतर दिखाई देगा। मयंक ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। ऐसी सिचुएशन में वो क्यों उनके साथ एसोसिएट करेंगे? वो तो वहीं जाएंगे कि वो शिया के साथ शिया और सुन्नी के साथ सुन्नी जो उनका कर सके। हाँ, उसमें मेरा वही है कि हमको कैसे पता चलेगा कि खमैनी साहब के स्टेटमेंट के साथ मुस्लिम वर्ल्ड एकजुट हुआ कि नहीं? क्योंकि रिजीम जितने भी मुस्लिम वर्ल्ड के जितने कंट्री हैं वो सब मोनार्की है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है लेकिन वो भी फार्स है। बांग्लादेश में अब डेमोक्रेसी नहीं है, यूएई में नहीं है, सऊदी अरब में नहीं है, कतर में नहीं है, बताइए कि बांग्लादेश जॉर्डन में नहीं है, ईरान में है, ईरान में है ना, ईरान में है, होता है लेकिन वो सुप्रीम में भी है ना। हाँ नहीं तो पाकिस्तान में भी नहीं है। नहीं, आप बांग्लादेश का मैं अच्छा याद दिलाया। बांग्लादेश के बारे में मेरा ये पूछना है कि बांग्लादेश क्या जो अमेरिका कहेगा उससे पलट जाकर के करेगा? आज की बांग्लादेश तारीख मुद्दा में? नहीं ऐसा उनका सवाल अगर आप मुस्लिम वाले इस पे पूछा कि वो ईरान किस तरह चलेगा या पाकिस्तान, तो वहां पर फौरन डिवीजन हो जाता है कि सड़क पे लोग क्या चाह रहे हैं। हाँ यूएई में, सऊदी में, कतर में, कुवैत में ये इसलिए लोग कभी भी खुल के फिलिस्तीन के समर्थक नहीं बनते हैं क्योंकि इनको पता है कि अगर हम बन गए ना तो जो गुस्सा सड़कों पे है वो पहले गोली हमारी तरफ चलेगी, फिर फिलिस्तीन के बचाव में जाएगी। यही हाल जॉर्डन में है। जॉर्डन के कई बार हर फ्राइडे के बाद लोग जो है जाके इसराइल के बॉर्डर पे खड़े हो जाते हैं। अभी 2 हफ्ते एक डेढ़ महीने पहले की बात है कि एक बंदा जो है ट्रक लेके गया और 4 फौजियों को मार दिया, इजरायली फौजी जो जॉर्डन के सरहद पे खड़े थे। और जॉर्डन के जो किंग हैं, किंग हुसैन, उनकी फैमिली लीनिएज जो खुद को प्रॉफिट मोहम्मद के फैमिली लीनिएज से मानते हैं। और सुन लीजिए कि भाई अभी जो ईरान का अटैक हुआ उसमें जॉर्डन ही है जिसने मिसाइल इंटरसेप्ट किया है। और सबसे ज़्यादा जॉर्डन का कोऑर्डिनेशन है इसराइल के साथ। पानी की सप्लाई है, हेल्थ सिक्योरिटी, सारी चीज़ों में वो उनके साथ ही हैं। लेकिन इसके बावजूद जो आपने मोनार्की वाली बात की, जो सर बता रहे थे कि कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जो है आप फिलिस्तीन के लिए चाहे आप जो बोल लीजिए लेकिन अपने राजा के बारे में नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ भी उन्होंने कहा कि हज में या उम्रा में जो लोग जा रहे हैं वो फिलिस्तीन का झंडा नहीं दिखा पा रहे हैं। यूएई में बांग्लादेश के शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले 94 लोगों को या 50 लोगों को जो है यूएई के राजा ने जो जेल में बंद कर दिया था, यूनुस ने छुड़वाया आके, वापस उनको बांग्लादेश बुलवाया। 50 या 39 ऐसी खबर में थी। तो वही। और सर जहाँ तक आप कह रहे हैं कि कितने लोग जो हैं खामनेई के कॉल पे साथ हो जाएंगे, उनको भी ये बात पता है कि वो उनका जो खुतबा या जो एड्रेस है वो सऊदी, कुवैत और कतर फलाने के राजा महाराजा के लिए नहीं है, लोगों के लिए। अगर वो कॉल देंगे ना, लोग सड़क पे उतरेंगे। अरब स्प्रिंग ऐसे ही तो हुआ था। लोग अगर सड़कों पे उतरना शुरू हो जाएं तो फिर राजा महाराजा क्या करेंगे, वो बात है। मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था। सब पूरे विवाद में ना एक बड़ा मुद्दा है धन, पैसा इसलिए क्योंकि ईरान 7वां उत्पादक है तेल का, और ईरान पे अगर अटैक होगा तो माना जा रहा था, इजराइल कह रहा है कि हम उनके तेल भंडार पे अटैक करेंगे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जब पूछा गया कि क्या आप उसका समर्थन करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इस पे बातचीत कर रहे हैं। जिसके बाद से 5% दाम बढ़ गया ईरानों का। ईरान का तेल से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ईरान और जॉर्डन के बीच में एक रास्ता है जिससे मिडिल ईस्ट से जितना पूरी दुनिया में जाता है ऑयल, पोर्ट जो होता है, गल्फ ऑफ हॉर्मज नाम है या क्या है, पूरा वहीं से सप्लाई होता है। तो वहाँ ईरान अगर उपद्रव मचाता है तो पूरे दुनिया का ऑयल सप्लाई जो डिसरप्ट हो जाएगा। वो बहुत बड़ा, वो सबसे बड़ा खतरा है। तो एक तो तेल हो गया, दूसरा सर जो व्यापार का रास्ता ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस भारत भी उससे इम्पैक्टेड हुआ। तो क्या ये बाकी देश सपोर्ट करेंगे इसराइल को ईरान के ऊपर? ये भी तो एक बड़ा विषय है। मैं अश्विन उस पर आऊँगा, लेकिन पहले जो बात थी ये कि मयंक सर ने उठाई, फिर गजाली ने उसका अच्छा जवाब दिया कि सर जो ये कह रहे थे कि जो खुतबा पढ़ा उन्होंने आज और दुनिया भर के खासकर मुसलमानों की एक तरह से एड्रेस किया कि इज़राइल जो है वो मुस्लिम कंट्रीज़ पे एक तरह से जुर्म ढा रहा है, चाहे वो हमास हो, चाहे हिजबुल्ला हो या दूसरे भी जगह जो जिस तरह से अटैक कर रहा है। और
हम लोग पिछले शो में बात कर रहे थे कि क्या ईरान सिर्फ जुबानी तीर चलाएगा। एग्जैक्टली। ये हो रहा था कि भाई कर क्या रहा है, कुछ कर नहीं रहा है। पिछले एपिसोड का हमारा ये पिछले एपिसोड में था जुबानी तीर चलाएगा। उसी तो उसके बाद उसने 200 मिसाइल जो उसने चलाई है, तो एक तरह का देखिए मैसेज उसने मुसलमानों में दिया है। और फिलिस्तीन के मुद्दे पर दुनिया भर के मुसलमानों में ये बात हमेशा से रही है, और बहुत हमारे देश हिंदुस्तान में भी बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। जब भी फिलिस्तीन पर इजराइल आक्रमण करता है तो बड़ी संख्या में ये हुआ कि इसको रोकना चाहिए, प्रदर्शन होते हैं। अब ये गजाली ने जो बात कही कि भाई ठीक है मोनार्की है उन देशों में, लेकिन अगर जनता सड़कों पे आएगी, क्योंकि एक मैसेज गया है भाई ईरान ने कुछ करके दिखाया है, अगर वो मैसेज कन्वे होता है आम मुसलमानों में और वो सड़क पे आते हैं, तो एक दबाव मोनार्क्स पे भी पड़ेगा, जो यूएस के साथ अपना रिलेशन बेहतर उनका है, क्योंकि अच्छा यूएस पैसा का कमा रहे बेस हैं है इसलिए बहुत इस सारे समय, देशों में ट्रेड का वो है, बहुत सारी यूएस की कंपनीज काम करती हैं, नंबर 1। नंबर 2, यूएस की वजह से ही स्ट्रेटजिक एक रिलेशन उनका इजराइल से भी कुछ कुछ मुद्दों पर है, और पिछले कई सालों में यूएई या सऊदी अरबिया का इजराइल से रिलेशन बेहतर करने पे काम हो रहा है, उसके पीछे यूएस है। अब सवाल है, अगर वो जनता इन देशों की, सऊदी अरबिया, यूएई या जॉर्डन, इनके लोग आते हैं सड़क पे इस कॉल पे, क्योंकि वो फिलिस्तीन को लेकर के उनकी एक चिंता रही है और ईरान उसको एग्रीवेट करने की, एलिवेट करने की कोशिश कर रहा है, वो आते हैं तो फिर इनके ऊपर एक दबाव पड़ेगा, और ये वाया बैक डिप्लोमेसी यूएस ये कोशिश करेंगे कि इजराइल जो ये सब चीजें चल रही हैं उस पर कुछ ना कुछ ठंडा लगाम लगाया जाए। मुझे लगता है अगर वैसा होता है तो अगर युद्ध पे लगाम लगता है तो वो एक किस्म का, भले ही वो इस्लाम के नाम पर वो लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि सबको एकजुट होना होगा और अरब देश एकजुट हो, मुसलमान एकजुट हो, लेकिन अगर एक किस्म का एक रेजिस्टेंस खड़ा होता है, और यूएस उसमें एक भूमिका, क्योंकि यूएस की इसमें बड़ी भूमिका है। इजराइल भी तब तक ही वॉर करेगा जब तक कि यूएस का उसको एक बैक सपोर्ट है। यूएस भले खोल के ना बोले, इनडायरेक्टली वो रहता है हाँ ठीक है आगे बढ़ो, खुल के तो नहीं बोलेगा वो। जैसे आपने बोला, अब मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूं, आपने कहा कि जो अभी ईरान ने 200 मिसाइल की, अब ये है दुनिया की नजर है कि अब इजराइल कैसे ईरान पे ऊपर क्या हमला करता है। खबरें हैं ये हैं कि भाई उसके जो आपने कहा कि उसके जो तेल के जो कुएं हैं उन पर करेगा, या फिर बात यहाँ तक आ रही है कि उनके जो न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट वो है उन पे करेगा। तो बाइडेन साहब का बयान आया कि भाई इससे हमें बचना चाहिए न्यूक्लियर उस पे, ये पूरी दुनिया के लिए। अगर ऐसा होता है तो वर्ल्ड वॉर 3 अब बहुत दूर नहीं है। जो अभी यूक्रेन वॉर के समय तमाम चैनल्स, जो खासकर हमारे हिंदी चैनल, वो रोज सालों से कि वर्ल्ड वॉर 3 आ गया, वर्ल्ड वॉर 3 आ गया, लेकिन किसी न्यूक्लियर अगर उस पर हमला होता है तो ये फिर वर्ल्ड वॉर 3 का मामला कहीं ना कहीं बनेगा, और ये बहुत ही चिंता का विषय है। लेकिन वो कुछ होगा नहीं। अब जो हमको मोस्ट लाइकली जो सिनेरियो होता दिख रहा है, कल फर्स्ट हाफ में कुछ होगा इजराइल की तरफ से, दिखेगा कि बदला ले रहा है। उसके बाद संडे तक, हम सैटरडे संडे जानबूझ के बोल रहे हैं, सैटरडे संडे पूरी दुनिया का मार्केट बंद रहता है, और संडे को मैसेज दिया जाएगा ईरान की तरफ से, आ जाएगा बयान कि अब हो गया, उसने कर दिया, हमने कर दिया, बस हो गया, अब बातचीत करेंगे, यही होगा। फ्लेयर अप, हम बोल रहे हैं ना कि कलेक्टिव ग्रिड जो है दुनिया का, उसको रोक के रखेगा। बहुत नुकसान होगा उसका। न्यूक्लियर तो छोड़ ही दीजिए, बहुत नुकसान होगा, बहुत इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। उससे बचने की हर कोशिश होगी। ये नेतन्याहू भी समझते हैं, बाइडेन भी समझते हैं, खमेनी साहब भी समझते हैं, बाकी सब लोग समझते हैं। तो ये आग फिर देखिए महंग सर ये आग फिर इतनी भड़कने ही क्यों दी है अगर वो इकोनॉमिक ग्रीड का मामला है? क्योंकि एक तरफा बहुत चीज हो रहा था, उसके रिटेलिएशन में हमको दिखना चाहिए, मतलब इन लोग को भी दिखना चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं, ईरान को भी दिखना चाहिए। और ये जो मुद्दा है इसमें क्या यूएस इलेक्शन का भी कुछ एंगल है? क्योंकि सारे तो फिर इजराइल के साथ अपना दिखा रहे हैं, हम इजराइल के साथ वही समझ, ट्रम्प भी उधर ही समर्थन थे, अब ये भी चले गए। तो देखिए, जहाँ तक वो बात है कि क्या ईरान के कहने पे लोग सड़कों पे उतर जाएंगे, वो नहीं होने वाला है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है अरब स्प्रिंग। एक बार सड़क पे उतरे थे तो बहुत लोग मार खा के सबको कुचल दिया गया, कई देशों में वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। दूसरी चीज़, हम और आप कभी सड़क पे नहीं उतरेंगे, कभी नहीं उतरेंगे चाहे कुछ हो जाए, जब तक पर्सनली आप पे वो असर ना करे। फिलिस्तीन का मुद्दा आपके ऊपर पर्सनली कोई असर नहीं हो रहा, जब तक आप इमोशनली अटैच ना हो। और किसी भी प्रोटेस्ट में उतरने से पहले या तो इशू बहुत ज़्यादा इमोटिव हो,
या आपका उससे कुछ बिल्कुल पर्सनल इमोशनल कनेक्ट हो, अटैचमेंट तब आप आपके फैमिली के लोग वहाँ रह रहे हो। उससे जैसे लेबनान के लोग भी चुप थे, हिजबुल्लाह कर रहा था, नहीं कर रहा था, चल रहा। लेकिन अब जब लेबनान पे अटैक होना शुरू हुआ तो लेबनान में कई दूसरे देशों के भी नागरिक रहते हैं। अब आप देखिए कि ब्रिटेन ने भी इवैक्यूएशन शुरू कर दिया, रशिया ने शुरू कर दिया, अमेरिका ने US शुरू भी कर दिया। तो इंडिया ने कहा है कि वैसी ज़रूरत नहीं है अभी इवैक्यूएशन की, लेकिन फ़्लाइटें चल रही हैं जिसको आना चाहे। तो कहने का मतलब ये है कि अभी कोई ऐसा लीडर मुझे नहीं दिखता है दुनिया में जिसके एक बयान पे सब लोग चढ़ जाएं। ओसामा बिन लादेन को मैं लीडर नहीं मान रहा हूँ, लेकिन जिहाद की बात या उस तरह से जैसे उसने मोटिवेट किया कि सऊदी अरब से उठते हुए अफ़गानिस्तान पहुँच जाना और वहाँ से उस मूवमेंट को पूरा चलाना, उसके मेरिट डिमेरिट की बात अलग है। मैं इन्फ्लुएंस की बात कर रहा हूँ कि मुस्लिम वर्ल्ड पे अभी किसी एक ऐसे लीडर का ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं है कि किसी बात पे वो कह दे कि हम ये करेंगे और आप सब साथ आ जाइए। इससे पहले उस इन्फ्लुएंस को बनाने से पहले या तो आपकी पर्सनालिटी बहुत ये होनी चाहिए कि आप पे कोई दाग धब्बा सेक्टेरियनिज्म का ना हो, शिया सुन्नी वाला या वैसा, या कम से कम आपको ग्लोबल लेवल पे भी तो लोग समझे ना कि आप अगर बहुत बड़े स्कॉलर हैं तो आपके उस कम्युनिटी ऑफ स्कॉलर्स में तो भी आपकी इज्जत हो, आपको समझें। तो आप देख लें कि खामनेई साहब जो हैं खुतबा दे रहे हैं और उन्हीं के ऊपर मीम्स अरब वर्ल्ड में भी बन रहा है। जिस तरह से दूसरा मैंने ये भी सुना आज जब मैं राजदूत जो है लेबनान के उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने साफ कहा कि हिजबुल्लाह भाई फ्रीडम फाइटर है, वो हमें उसने हमें 82 में भी बचाया, 2006 की लड़ाई में बचाया और अभी भी बचा रहा। हम उनको टेररिस्ट मानते ही नहीं है। तो ये वही वाली कहावत है कि एक आदमी के लिए जो टेररिस्ट है दूसरों के लिए फ्रीडम फाइटर है। और जहाँ तक लड़ाई झगड़े की बात है, सर सही बोल रहे हैं कि मार्केट का भी रीज़न रहता है और रिलीजियस रीज़न भी है। जुमा और सनीचर का, फ्राइडे और सनीचर, सैटरडे उनके लिए होली होता है, शबात है, यहाँ हमारे लिए जुमा है, तो हम लोगों का तो वीकेंड खराब हो जाता है। मेन बात वही मैं सोच रहा था जब कि ये आया तो वीकेंड आ जाएगा। कुछ नहीं होगा, शाम में उसने रॉकेट छोड़ा, फिर सैटरडे छोड़ तो सोचते हैं सन्नाटा होगा, तो इन्होंने छोड़ दिया। लेकिन सर की एक बात और भी सही लगी कि अगर इजराइल अभी अटैक करता है तो वो ईरान की तरफ से शायद बाद में ये बयान ऐसा ना आ जाए कि बहुत कुछ नुकसान हुआ नहीं, जैसे इजराइल अभी कह रहा कि बहुत कुछ नहीं हुआ, कुछ बच नहीं के हुआ, सही तो बात दोनों एक दूसरे को यही कहते हैं बहुत कुछ हुआ नहीं और उसके बाद ठंडे हो जाते हैं। तो शायद ये उस तरफ बढ़ रहा हो, लेकिन ईरान पे अभी भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि जो लोग ईरान के चलते मारे जा रहे हैं वो ईरान से दूर बैठे हैं और ईरान कभी भी नहीं चाहेगा कि उनके सामने हम अपनी नाक कटवा लें जो हमारे प्रॉक्सी दूसरे अरब मुल्कों में बैठे हुए हैं। इसलिए वो ज़रूर चाहेगा कि ये कंटिन्यू रहे, ये कंटिन्यू रहे। तो चलिए ये चर्चा भी ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। तो आज की चर्चा में बस इतना ही, कल मिलते हैं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।